वित्तीय का मतलब क्या, पैसा, फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसके अंदर बेसिकली हम किसको इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली क्या कहते हैं, वित्तीय क्षेत्र को के अंदर बेसिकली हम बैंक वगैरह को शामिल करते हैं। ठीक है, तो टू सेक्टर मॉडल के अंदर वैसे वित्तीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी किसी बुक के अंदर वित्तीय क्षेत्र के साथ इसको समझाता है। वित्तीय क्षेत्र के अंदर मैंने बोला बैंक को हम शामिल करते हैं, ठीक है, लेकिन वित्तीय क्षेत्र के अंदर बैंक नहीं आना चाहिए। आपको अगर टू सेक्टर मॉडल के अंदर आ जाए तो बिना वित्तीय क्षेत्र के ही बनाना है, आपको वित्तीय क्षेत्र नहीं बनाना। अगर स्पेशली मेंशन करके बोले कि भाई टू सेक्टर मॉडल के अंदर जो है तू वित्तीय क्षेत्र के साथ बता, तो आपको क्या करना है, अगर वो बोले वित्तीय क्षेत्र के साथ बताना है तो आप बीच में इस तरीके से बनाकर आ सकते हो। तो आप हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज आय के चक्रीय प्रवाह के रिगार्डिंग। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट का जो है सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक है कि यार क्या होता है आय का चक्रीय प्रवाह, आखिर पैसा जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे इसका डायग्राम बनता है, कौन सा एरो कहाँ लगेगा, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय, 4 क्षेत्रीय, कितनी अर्थव्यवस्थाओं में कैसे आय का चक्रीय प्रवाह होता है, क्या परिवार क्षेत्र होता है, क्या उत्पादक क्षेत्र होता है, कई सारे डाउट होते हैं। रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फैक्टर सर्विसेज किसको कहते हैं, फैक्टर पेमेंट किसको कहते हैं, कई सारे ऐसे डाउट होते हैं जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद हम इसकी जो है 3 वीडियो बनाने वाले हैं। पहली वीडियो में हम बात करेंगे 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग, फिर हम बात करेंगे 3 क्षेत्रीय, फिर हम बात करेंगे 4 क्षेत्रीय। और इन 3 वीडियो को देखने के बाद इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। बट रिक्वेस्ट आपसे एक ही है कि आपको वीडियो को जो है बिना स्किप करके बहुत ही अटेंटिव होकर जो है इस क्लास को ज़रा समझना है, ठीक है। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अगर आय का चक्रीय प्रवाह समझना है तो मैं पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले आप ज़रा उसको समझिए। अगर आपको आय का चक्रीय प्रवाह को समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर कितने तरीके के क्षेत्र होते हैं, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था जो होती है उसके अंदर टोटल कितने क्षेत्र होते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है। अब मैं जैसे ही बोलता हूँ कि जी एक अर्थव्यवस्था के अंदर कितने तरीके के क्षेत्र होते हैं, तो स्टूडेंट कहता है भाई तो मेरे को पता है, तो 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं, अभी मैं ध्यान से देखेंगे, हम बात कर रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर टोटल कितने क्षेत्र होते हैं, एक अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो अगर मैं एक अर्थव्यवस्था की बात करूं तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर टोटल जो हैं 4 तरीके के क्षेत्र होते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, एक अर्थव्यवस्था के अंदर टोटल 4 तरीके के क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र होता है, देख लीजिए मैं भी प्राथमिक ही लिखने वाला था। सबसे पहला जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उपभोक्ता क्षेत्र, ठीक है जी। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं उपभोक्ता क्षेत्र। आपकी बुक में इसको जो है परिवार क्षेत्र भी लिखा हुआ हो सकता है, तो भी एक ही बात है, उपभोक्ता क्षेत्र को परिवार क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, या आपकी बुक में इसको जो है गृहस्थ क्षेत्र भी लिखा हुआ हो सकता है, तो भी एक ही बात है। जैसे हमारे नाम होते हैं, घर का अलग, बाहर का अलग, बाबू, सोना, मोना, कल्लू मल्लू, ऐसे इनके भी नाम हैं, ठीक है जी। उपभोक्ता क्षेत्र, परिवार क्षेत्र और गृहस्थ क्षेत्र, 3 नाम है। ये आपकी बुक में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ये सब सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उत्पादक क्षेत्र। इसको हम उत्पादक क्षेत्र कहते हैं, या आपकी बुक में इसको जो है फर्म क्षेत्र भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो एक ही बात है, इसके कोई 2 ही नाम है, इसके 3 नाम नहीं है। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सरकारी क्षेत्र, और चौथा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाहरी क्षेत्र,
देखिए मेरी एक बात को जरा ध्यान से आपको समझना है। आपको आज वाली जो क्लास है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे हम आपको बेसिक से लेके बिल्कुल दो क्षेत्र को बिल्कुल डीप से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको दो क्षेत्र का बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया तो तीन क्षेत्र और चार क्षेत्र में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो उपभोक्ता क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र, ठीक है, ये चार तरीके के एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्षेत्र होते हैं। ठीक है जी। तो किसी किसी बुक में ना 5 क्षेत्र भी लिख देता है। पांचवा क्षेत्र कौन सा लिख देता है? वित्तीय क्षेत्र लिख देता है पांचवा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपका कहाँ पे आएगा। बेसिकली जो है 4 तरीके के ही क्षेत्र होते हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर। अब जरा हम ये समझते हैं कि किस क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोक्ता क्षेत्र के रिगार्डिंग। उपभोक्ता क्षेत्र का मतलब क्या? उपभोक्ता कौन होता है भाई? उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो अपनी नीड और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सारे के सारे उपभोक्ता जो क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे बंदे जो अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं का और सेवाओं का क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे बंदे जो अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं का और सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, वो किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे भाई आपका उपभोक्ता क्षेत्र के अंदर। ठीक है। उत्पादक क्षेत्र के अंदर कौन आएगा? उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वो व्यक्ति है जो उपभोक्ता के लिए क्या करता है? जो उपभोक्ता के लिए वस्तु को बनाता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे वो सारे के सारे बंदे आएंगे जो कि वस्तुओं का और सेवाओं का क्या करते हैं? वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है जी। तो वो सारे के सारे बंदे किस में आएंगे? उत्पादक क्षेत्र के अंदर या फर्म क्षेत्र के अंदर आते हैं और क्या करते हैं? वस्तुओं सेवाओं को बेच के लाभ अर्जित करते हैं। सरकारी क्षेत्र के अंदर कौन आएगा? सिंपल सी बात है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर जो है भाई सरकार को शामिल किया जाता है। और बाहरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो बाहरी क्षेत्र का मतलब होता है फिरंगी क्षेत्र। फिरंगी मतलब दूसरा क्षेत्र। ठीक है। तो बाहरी क्षेत्र का मतलब है, आपकी बुक में इसको जो है विदेशी क्षेत्र भी लिखा हुआ हो सकता है, आपकी बुक में इसको जो है दूसरा देश भी लिखा हुआ हो सकता है, आपकी बुक में इसको बाहरी क्षेत्र भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है। तो ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है इसको कहते हैं। तो फिरंगी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, मतलब अपना देश छोड़कर अगर हम दूसरे देश की बात करें तो वो बाहरी क्षेत्र होता है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर टोटल अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र होते हैं? टोटल अर्थव्यवस्था के अंदर 4। पहला उपभोक्ता क्षेत्र, ठीक है, जिसको परिवार या गृहस्थ भी कह सकते हैं, उसमें वो सभी बंदे आएंगे जो वस्तुओं सेवाओं का क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। उत्पादक क्षेत्र, जिसको फर्म क्षेत्र भी कहते हैं, इसके अंदर वो सारे के सारे बंदे आएंगे जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। और सरकारी क्षेत्र के अंदर सरकार आती है, और बाहरी क्षेत्र के अंदर मैंने आपको बता दिया अपना देश छोड़ के जो दूसरा विदेशी क्षेत्र होता है, फिरंगी क्षेत्र होता है, उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया किसी किसी बुक में 5 क्षेत्र भी लिख देता है, तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। वित्तीय क्षेत्र जो होता है वो भी हम इसी को शामिल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब बच्चे कहते हैं कि भाई वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो होता है वो कहाँ पे आता है? फिर वो क्या है? अब वो क्या है? वो आप ये कह सकते हो कि वो उत्पादक क्षेत्र के जो हैं वो क्या है? वो उत्पादक क्षेत्र के टाइप हैं। भाई प्राथमिक के अंदर कौन आता है? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी के अंदर कौन आता है? इंडस्ट्री। सर्विस के अंदर कौन आता है? सर्विस। तो ये सब उत्पादक हैं। तो वो जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक, देख लेना कैसे लिखते हैं यार, द्वितीयक। हिंदी बहुत खराब हो रही है आजकल। ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है। तृतीयक को आपको ध्यान रखना है कि तृतीयक को जो है सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो हमने वो वाला पढ़ा था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, वो कहाँ पे आता है? वो उत्पादक क्षेत्र का टाइप है। ठीक है भाई। इन सब में कौन होते हैं? प्राथमिक के अंदर कृषि, एग्रीकल्चर, फार्मर कौन है? उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन करता है। द्वितीयक के अंदर कौन आता है? इंडस्ट्रीज आती हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, उत्पादक है। तृतीयक के अंदर कौन आता है? सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज जो कि सेवा प्रदान करती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें।
तो जो हमने पढ़ा था वो उत्पादक के टाइप होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर टोटल 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बात हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आप जरा ध्यान से समझेंगे। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो वर्ड होता है ये होता है आपका कारक सेवाएं। क्या होता है? कारक सेवाएं, ठीक है। कारक सेवाएं कह सकते हो आप इसको, या आप इसको जो है साधन सेवाओं के नाम से भी जान सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ना 4 चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो होता है भूमि, दूसरा जो होता है ये होता है आपका श्रम, तीसरा जो होता है ये होता है आपका पूंजी, और चौथा जो होता है ये होता है आपका उद्यम। पहले आप ये समझिए ये होता क्या है। इसको आप जो है उत्पादन के साधन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप इसको आप जो है उत्पादन के साधन भी कह सकते हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर एक उत्पादक को उत्पादन करना है तो भाई बिना इन 4 चीज़ों के उत्पादन नहीं हो सकता। ये 4 चीज़ें जो है ये चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला, अब अगर आपको प्रोडक्शन करनी है, अपना काम स्टार्ट करना है तो ज़मीन चाहिए, खुद की है तो ठीक, वरना किराए पे लेनी पड़ेगी। लेबर को हायर करना पड़ेगा जो काम करेगा, पैसा चाहिए। और उद्यमी कौन होता है? जिसने ये अपना सारा काम धंधा स्टार्ट किया है। उद्यमी कौन है? एक व्यक्ति जिसने अपना काम धंधा, अपना कारोबार स्टार्ट किया, इन सब चीज़ों को क्या करेगा? मैनेज करेगा। तो ये 4 चीज़ों के बिना क्या होता है? प्रोडक्शन नहीं हो सकती भाई। इन चारों को कारक सेवाएं, साधन सेवाएं या उत्पादन के साधन कहते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये समझ में आ गया आपको। अभी मैंने ऊपर बताया कि भाई एक अर्थव्यवस्था के अंदर चार तरीके के क्षेत्र होते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो परिवार क्षेत्र होता है ना, परिवार क्षेत्र, आपको ये ध्यान रखना है कि परिवार क्षेत्र इनका स्वामी होता है। स्वामी का मतलब क्या होता है? स्वामी का मतलब होता है ऑनर। कि ये चारों चीज़ें किसके पास होती हैं? ये चारों चीज़ें परिवार क्षेत्र के पास होती हैं, परिवार क्षेत्र के पास। और ये क्या है? उत्पादन के साधन हैं। ये क्या है? ये उत्पादन के साधन। इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो आप खुद सोचो ये किसको चाहिए होंगे चारों चीज़ें? प्रोडक्शन कौन करता है? उत्पादक। लेकिन है किसके पास? परिवार के पास। तो परिवार के पास है, लेकिन परिवार को उत्पादन थोड़ी करना, परिवार तो उपभोग करता है। चाहिए किसको? ये उत्पादक को। तो उत्पादक परिवार क्षेत्र से इन चीज़ों को लेता है। तो अब अगर लेगा तो परिवार क्षेत्र फ्री में तो देगा नहीं, ठीक है। तो उसके बदले में आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं कारक आय। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कारक आय, या आप इसको जो है साधन आय भी कह सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये परिवार के पास है, लेकिन परिवार उत्पादन नहीं करता, उत्पादक करता है। उत्पादक परिवार से ये सारी चीज़ें लेता है, तो फ्री में तो कोई नहीं देगा। अगर उत्पादक ने भाई, अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहता है तो किसी से ज़मीन ली है, तो भूमि के बदले में क्या देगा? भूमि के बदले में देगा किराया। अगर श्रम लिया है कि लेबर को हायर करा है, तो उसको देनी पड़ेगी मजदूरी। पूंजी अगर ली है तो पूंजी के बदले में देना पड़ेगा ब्याज। और उद्यमी अगर लिया है तो उसको देना पड़ेगा लाभ। तो आपको क्या ध्यान रखना है? कारक सेवाओं के बदले में परिवार क्षेत्र क्या करता है? ये चारों चीजें परिवार तो नहीं करेगा ना उत्पादन। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, उत्पादन कौन करता है? उत्पादक। तो उत्पादक के पास ये चारों चीजें नहीं होती। इसका ओनर कौन है? इसका ओनर है परिवार। परिवार के पास होती है, लेकिन चाहिए किसको? उत्पादक को। तो उत्पादक परिवार से ये सारी चीजें ले लेता है प्रोडक्शन करने के लिए, और उसके बदले में, फ्री में तो नहीं देगा, उसके बदले में जो पेमेंट की जाती है उसको भूमि के बदले में किराया दिया जाता है, श्रम के बदले में मजदूरी दी जाती है, पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाता है, और उद्यमी को लाभ मिलता है, ठीक है जी। तो इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कारक आय या साधन आय। सबसे पहली बात तो आपको इतनी बात जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो भाई आपको जो है आय का चक्रीय प्रवाह समझ में आ सकता है, अदरवाइज आपको आय का चक्रीय प्रवाह समझ में नहीं आ सकता। मैंने बोला है अर्थव्यवस्था के अंदर टोटल कितने क्षेत्र होते हैं?
एक अर्थव्यवस्था के अंदर टोटल होते हैं 4 क्षेत्र। कितने होते हैं? 4। उपभोक्ता, उत्पादक, सरकारी और बाहरी क्षेत्र। ठीक है। और उपभोक्ता क्षेत्र के अंदर कौन आता है, उत्पादक क्षेत्र के अंदर कौन आता है, सरकारी क्षेत्र के अंदर कौन आता है और बाहरी क्षेत्र के अंदर कौन आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। उपभोक्ता के अंदर वो आएंगे जो वस्तु सेवाओं को उपभोग कर रहे हैं, उत्पादक के अंदर वो आएंगे जो वस्तु सेवाओं को बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर सरकार और बाहरी क्षेत्र के अंदर फिरंगी क्षेत्र दूसरा। उत्पादक के अंदर 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं। और कारक सेवाएं क्या होती हैं, कारक आय क्या होती है, किसके पास होती है, कौन ओनर होता है, किसको जरूरत होती है, ये मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और ध्यान रखिए, फिर हम अपना मुद्दा शुरू करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है ये क्या होती है? आपने अर्थव्यवस्था को पढ़ा होगा, आई थिंक आपको अगर याद हो। अगर किसी से पूछा जाए, बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें स्टूडेंट कि यार अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था कोई बंदा नहीं है, अर्थव्यवस्था कोई बंदी नहीं है, अर्थव्यवस्था कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अर्थव्यवस्था एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है जो लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, रोजगार प्रदान करता है, ताकि बंदा रोजी रोटी अर्न कर सके, जीविका अर्जित कर सके। ठीक है। अर्थव्यवस्था वैसे कई तरीके की होती है। ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, वैसे तो कई तरीके की होती है, हमें अभी टॉपिक क्या समझना है, आय का चक्रीय प्रवाह। तो उसको समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार। पहली जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, पहली जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। और दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है। पहली जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। और दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। पहले आप ये समझिए, किस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है और किस अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आप बोलेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था, बंद का मतलब क्लोज, तो बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होगी? आप बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो कि दूसरे देशों के साथ, फिरंगी देशों के साथ आयात निर्यात जो है नहीं करती है, ये बोलेंगे आप। भाई उसका नाम क्या है, बंद, क्लोज, किसी से रिश्ता नहीं रखना उसको, सिर्फ अपना साथ ही रिश्ता रखना है। तो वो अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करती वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। और वो अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ क्या करती है, वो अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करती है, आयात निर्यात करती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। उसके नाम से समझ में आ रहा है ना, ओपन माइंडेड बंदा भाई। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, ओपन माइंडेड। तो वाई क्या है, खुली, दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करेगी, रिश्ता रखेगी। आपको अभी मैंने एक अर्थव्यवस्था के अंदर ऊपर 4 क्षेत्र बताए कि भाई एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है टोटल 4 तरीके के क्षेत्र होते हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बंद अर्थव्यवस्था होती है ना, इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर 2 तरीके, अगर मैं उपभोक्ता और उत्पादक, अगर मैं उन दोनों की बात करूं तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई मैं जो है ना, मैं जो है 2 क्षेत्रीय मॉडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, किसकी मैंने बोला, अगर मैं केवल उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, अगर मैं केवल इन दोनों की ही बात करता हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि मैं केवल 2 क्षेत्रीय मॉडल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं, इसके अंदर कौन कौन है, इसके अंदर जो है उपभोक्ता क्षेत्र, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, और ऊपर एक मैंने आपको बताया उत्पादक। अगर मैं इन दोनों की बात करूँगा केवल तो मैं बोलूँगा मैं 2 क्षेत्रीय मॉडल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक होता है 3 क्षेत्रीय। 3 क्षेत्रीय में क्या होगा, अगर मैं इसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं सरकार की भी बात कर रहा हूँ तो उपभोक्ता क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र में क्या होता है, उपभोक्ता और उत्पादक के साथ सरकार भी आ जाती है, तो मैं बोलूँगा मैं 3 क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि भाई उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में आखिर कैसे आय का चक्रीय प्रवाह होता है, कैसे पैसा सर्कुलेट होता है इन दोनों क्षेत्रों के अंदर। 3 क्षेत्रों के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर सरकार भी आ जाए बीच में तो फिर पैसा कैसे सर्कुलेट होगा, फिर कैसे आय का चक्रीय प्रवाह होगा। और अगर मैं बात करूं खुली अर्थव्यवस्था की तो अब आप समझ ही गए होंगे
कि भाई इसमें अब चारों क्षेत्र आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। खुली का मतलब मैंने बोला जो आयात निर्यात करती है, तो हम आयात निर्यात किसके साथ करेंगे, दूसरे देशों के साथ करेंगे ना, फिरंगी देशों के साथ करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे आप लिखेंगे कि जब मैं उपभोक्ता उत्पादक उपभोक्ता उत्पादक सरकार और उपभोक्ता उत्पादक सरकार और विदेशी क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हो, जब मैं इन चारों क्षेत्रों की बात करूंगा तो आप क्या बोलेंगे, जब मैं इन चारों क्षेत्रों की बात करूंगा तो आप ये बोलेंगे कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कि मैं चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं, चार क्षेत्रीय मॉडल की। तो फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई चार क्षेत्र के अंदर आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, यहाँ पैसा जो है किस तरीके से सर्कुलेट होता है, ये हम जो है यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है जी, तो वो आपको बताएगा। अब आप बोलेगे जी मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा बताना है, मुझे दो क्षेत्रीय बताना है, तीन क्षेत्रीय बताना है या चार क्षेत्रीय बताना है, कौन सा बनाना है मेरे को, मुझे कैसे पता चलेगा। तो एग्जाम के अंदर वो आपको मेंशन करता है कि आपको आय का जो चक्रीय प्रवाह बताना है वो दो क्षेत्रीय मॉडल के अंदर बताना है, तीन क्षेत्रीय मॉडल के अंदर बताना है या चार क्षेत्रीय मॉडल के अंदर बताना है। कौन से मॉडल में आपको चक्रीय प्रवाह बताना है ये आपको जो है वो मेंशन करता है कि आपको इस वाले के अंदर बताना है, और फिर आप जो है आपको उसको जो है एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है जी, तो आपको सबसे पहले तो ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए। अगर आपको ये आता होगा तो आप बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हो, बहुत ही ईजिली आप जो है आय के चक्रीय प्रवाह को समझ सकते हो। अगर जो मैंने बेसिक बताया है, बेसिक अगर आपको आ गया तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, पिलर मजबूत होंगे तो। लेकिन अगर ये आपको नहीं आया है तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। खासकर ये कारक सेवाएं क्या होती हैं, कौन इसका ओनर होता है, किसको इसमें शामिल किया जाता है, किसके पास होता है, कौन किसको देता है, ठीक है, कारक आय क्या होती है, साधन आय क्या होती है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, किसके बदले में क्या दिया जाता है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। कारक सेवाएं मैंने क्या बोली कि भाई ये उत्पादन के साधन होते हैं, इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती, इसके अंदर भूमि श्रम पूंजी उद्यम को शामिल किया जाता है, लेकिन ये परिवार क्षेत्र के पास होता है, परिवार इसका स्वामी होता है। लेकिन चाहिए किसको ये चीजें, ये चाहिए होती है उत्पादक को, क्योंकि वो उत्पादन करेगा। तो परिवार क्या करता है, ये चारों चीजें को कहता है भाई मेरे बस की तो नहीं है, तू ले ले, तू कर ले उत्पादन, ठीक है, मेरे लिए वस्तु सेवा तू बना, मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो केवल ठूसूंगा, मैं तो केवल खाने का काम है मेरा, उपभोग करने का, तुझे बनानी है तू बना दे, ठीक है। तो वो ये चारों चीजें उत्पादक को दे देता है, और फिर उत्पादक क्या करता है, उत्पादन करता है, फ्री में तो नहीं देगा, उसके बदले में क्या लेता है, भूमि के बदले में किराया, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, और उद्यमी को क्या मिलता है, उद्यमी को जो है लाभ मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, परिवार क्षेत्र इसका स्वामी होता है, परिवार उत्पादक को देता है। और अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, अगर अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन की बात करें, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है, रोजी रोटी प्रदान करती है, ठीक है। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। बंद में दो होते हैं, खुली में जो है ये होते हैं। बंद में और खुली में क्या फर्क है ये मैंने आपको बता दिया। बंद के अंदर दो क्षेत्रीय, तीन क्षेत्रीय, खुली के अंदर चार क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। एक वन बाय वन हम पढ़ेंगे, दो क्षेत्रीय में कैसे आय का चक्रीय प्रवाह होता है, तीन में कैसे होता है, और चार में जो है कैसे होता है। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, आप बहुत ही इजीली जो है आय के चक्रीय प्रवाह को जो है समझ सकते हो। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखिए जी, अब हम जो है बेसिक सारा का सारा पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की कि मुद्दा क्या है। सबसे पहले हम जो है बात करने वाले हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग, और फिर हम बात करने वाले हैं तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बाद, उसके बाद हम बात करेंगे चार क्षेत्रीय की। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अटेंटिव होकर लेंगे। आपको मैं आशा कर रहा हूँ कि भाई आपको मैंने पीछे जितना समझाया गया है वो आपको समझ में आ चुका है। देखिए कौन सा एरो कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको ज़रा यहाँ पे समझना है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लिखते हैं उपभोक्ता क्षेत्र, ठीक है। तो उपभोक्ता क्षेत्र भी लिख सकते हो, परिवार भी लिख सकते हो, और गृहस्थ क्षेत्र भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख दिया उपभोक्ता क्षेत्र, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं,
यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्पादक क्षेत्र। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। उपभोक्ता को क्या चाहिए, वस्तु सेवाएं चाहिए उपभोग करने के लिए, और उत्पादक उसके लिए बनाता रहता है। लेकिन मैंने बोला भाई बनाने के लिए तो उत्पादन के साधन चाहिए, बिना उत्पादन के साधन के उत्पादक वस्तु नहीं बना सकता। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उपभोक्ता क्षेत्र जो है वो क्या करता है, उपभोक्ता क्षेत्र जो है सबसे पहले उत्पादक क्षेत्र को क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया कारक सेवाएं कहते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले कारक सेवाएं जो हैं जिसके अंदर 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उत्पादन के साधन, अभी समझाया था। कारक सेवाएं सबसे पहले देता है, ठीक है। तो उत्पादक के पास जो है उत्पादन के साधन आ गए, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ठीक है, क्योंकि जब तक थे नहीं तब तक बना नहीं सकता, लेकिन अब आ गए। तो जैसे ही उत्पादक के पास उत्पादन के साधन आ गए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अटेंटिव होकर समझेंगे, जैसे ही उत्पादक के पास उत्पादन के साधन आ गए, अब वो उत्पादन कर सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले उत्पादन हुआ। उत्पादन कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ उत्पादन, उत्पादन ऐसे पॉसिबल हुआ कि जब परिवार क्षेत्र ने या उपभोक्ता क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्र को कारक सेवाएं दी जिसके अंदर भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम शामिल होता है, तो जाके उत्पादन पॉसिबल हुआ। अब उत्पादक उत्पादन कर सकता है, उसने उत्पादन किया, ठीक है जी, उत्पादन हो गया। तो जब उत्पादक उत्पादन करेगा तो वो चारों चीज़ें दी थी उसने, क्या, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो मैंने आपको बोला कि भाई चारों चीज़ें फ्री में नहीं देगा, उसके बदले में, अब उसने तो उसको कारक सेवाएं दे दी, उसके बदले में आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बदले में उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को या उपभोक्ता क्षेत्र को किस चीज़ की पेमेंट करता है, इसको हम कहते हैं कारक आय, जिसके अंदर भूमि के बदले में किराया, पूंजी के बदले में ब्याज एंड श्रम के बदले में मजदूरी और उद्यमी को लाभ मिलता है। आपको ये ध्यान रखना है, कारक आय कह लीजिए या कारक भुगतान कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है। साधन आय कह लीजिए, साधन भुगतान कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम भाई उत्पादक क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो पे कर रहा है ना इसको, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ भुगतान है और उपभोक्ता को मिल रही है तो उसके लिए आय है। भाई सिंपल सी बात है, एक ट्रांजैक्शन एक के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा होता है तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है। आप मुझे अगर फीस दोगे तो मेरे लिए तो इनकम है, लेकिन आपके लिए तो खर्चा है ना। सेम ऐसे यहाँ पे भी है, उत्पादक पे कर रहा है तो उसके लिए कारक भुगतान है और उपभोक्ता को मिल रही है तो उसके लिए कारक आय है। तो उसने उसको भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम दिया, ठीक है, उसने उसको भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम दिया, फिर उसने वस्तु बनाई और उसके बाद उसके बदले में क्या हुआ, कारक आय दी उसने उसको। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो उत्पादन हुआ, उत्पादन से क्या हुआ, उत्पादन की वजह से आय का सर्जन हुआ। ये मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले उत्पादन हुआ फिर आय का सर्जन हुआ। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने रुपए का उत्पादन होगा, मान लीजिए कि 2 लाख रुपीस के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तो मेरे भाई इनकम भी कितनी जनरेट होगी, इनकम भी जो है 2 लाख रुपीस की ही जनरेट होगी। जितने रुपए का उत्पादन होता है उतने रुपए की ही इनकम जनरेट होती है। तो परिवार के पास क्या हुआ, परिवार क्षेत्र के पास, उपभोक्ता क्षेत्र के पास पैसे आ गए। अब जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं डिमांड के भाई क्या चाहिए, अब भाई डिमांड करेगा, भाई शॉपिंग करने जा रहा है। तो अब उपभोक्ता क्षेत्र क्या करता है, अब उपभोक्ता क्षेत्र डिमांड करता है। डिमांड का मतलब अब उसे वस्तु सेवाएं चाहिए कंज्यूम करने के लिए, पैसा आ चुका है इसके पास। तो अब उपभोक्ता क्षेत्र, बड़े ध्यान से समझेंगे, अब उपभोक्ता क्षेत्र क्या करेगा, यहाँ पे हम इसको चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। अब उपभोक्ता क्षेत्र जो है, पैसे आए और जब पैसे आए, पैसे आने के बाद उस पैसों से क्या करेगा, उत्पादक से वस्तु खरीदेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वस्तु व सेवा पर व्यय। वही पैसे वापस किसके पास चले जाएंगे, सर्कुलेट होकर उत्पादक के पास चले जाएंगे, क्योंकि उत्पादक से हमें वस्तु खरीदनी है ना, और उत्पादक उसके बदले में मुझे क्या दे देगा, जो भी मेरे को वस्तु खरीदनी है
उसके बदले में जो भी जिस चीज़ के लिए मैंने उसको पैसे दिए हैं, उत्पादक हमें बदले में क्या दे देगा, उत्पादक हमें बदले में जो है वस्तु और सेवा, जो भी मैंने खरीदी है वस्तु व सेवा, ये मुझे जो है दे देगा। तो आय का आपको जरा क्या ध्यान रखना है, मैंने बोला जितने रुपए का उत्पादन होता है उतने रुपए की ही इनकम जनरेट होती है। और आपको ये ध्यान रखना है जब हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की, तो व्यय कितना होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि व्यय भी उतने रुपए का ही होगा जितने रुपए की इनकम जनरेट हुई है, मतलब कि 2 लाख रुपीस। मतलब उपभोक्ता अपने पास कुछ भी बचाकर नहीं रखेगा, उपभोक्ता अपने पास कुछ भी बचाकर नहीं रखेगा। यहाँ पे ये मान्यता होती है, अभी हम पढ़ेंगे इसकी मान्यताएं। यहाँ पे ये मान्यता होती है कि उपभोक्ता के पास जितने भी पैसे आ रहे हैं, उपभोक्ता के पास जितने भी पैसे आ रहे हैं वो सारे के सारे खर्च कर देगा, अपने पास कुछ भी सेव नहीं करेगा। ठीक है जी, ये जो मॉडल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये रियल लाइफ में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी हमने जो यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने केवल दो ही क्षेत्र के बारे में बात करी है, केवल दो क्षेत्र के बारे में, उपभोक्ता और उत्पादक। तो उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में किस तरीके से आय का चक्रीय प्रवाह हो रहा है ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले उपभोक्ता ने उत्पादक को कारक सेवाएं दी, भूमि श्रम पूंजी उद्यम, जिसकी मदद से उसने उत्पादन करा। और जब उत्पादन हुआ तो वो चारों चीजें फ्री में तो नहीं देगा, उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। किसको पेमेंट करनी पड़ेगी, उत्पादक को पेमेंट करनी पड़ेगी उसके बदले में। तो भाई उत्पादक ने पेमेंट कर दी उपभोक्ता क्षेत्र को, जिसको कारक आया, कारक भुगतान कह सकते हो। मैंने बोला जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो उत्पादन की वजह से आय का सर्जन हुआ और उतनी ही आय क्रिएट होती है जितना उत्पादन होता है। और जब हमारे पास आय आ जाती है फिर हम डिमांड करते हैं, वही पैसा वापस सर्कुलेट होकर उत्पादक के पास चला जाता है और उत्पादक से हम जो भी खरीदना चाहते हैं वस्तु सेवा वो दे देता है। और उतने रुपए ही व्यय होंगे जितने रुपए की इनकम जनरेट हुई है। उत्पादन, आय और व्यय तीनों आपस में क्या होते हैं, उत्पादन, आय और व्यय तीनों आपस में जो है बराबर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम चरण कहते हैं। किसके चरण कहते हैं इसको हम कहते हैं ये आय के चक्रीय प्रवाह के चरण है। पहले उत्पादन होता है, फिर आय होता है, फिर व्यय होता है, पैसा वापस कहाँ चला गया, किसके पास सर्कुलेट होकर, उत्पादक के पास। और अगेन फिर उत्पादक क्या करता है, अगेन उत्पादक फिर से उत्पादन करता है। तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को चरण कहते हैं आय के चक्रीय प्रवाह के। ये जो मॉडल मैंने आपको ऊपर बताया है, मैंने बोला ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। क्या है, ये जो है कुछ मान्यताओं पर आधारित है। और ये जो मान्यताएं हैं अगर हम इसको रियल लाइफ में लेके चलें, पर रियल लाइफ में ऐसा कम ही देखने के लिए मिलता है। रियल लाइफ में जो मॉडल मिलते हैं वो 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय मॉडल देखने के लिए मिलते हैं। तो आखिर ये जो मॉडल हमने समझा है ये किस किस मान्यता पर आधारित है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये माना गया है कि अर्थव्यवस्था के अंदर केवल कितने क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर केवल 2 क्षेत्र हैं सबसे पहली बात तो। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला भाई क्षेत्र तो 4 होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये मान लिया अभी कि मैं तो केवल 2 ही क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सरकार और विदेशी क्षेत्र को मैं यहाँ पे ले ही नहीं रहा हूँ। तो सबसे पहली मेरी अजम्पशन ये, लेकिन रियल लाइफ में तो 4 होते हैं, 2 थोड़ी ना होते हैं, सबसे पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन यहाँ पे ये ली गई है कि परिवार क्षेत्र के पास क्या होता है, मैंने बोला परिवार क्षेत्र जो है वो स्वामी होता है किसका, कारक सेवाओं का। तो दूसरी अजम्पशन यहाँ पे ये ली गई है कि परिवार क्षेत्र सारी कारक सेवाएं, क्या आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो परिवार क्षेत्र जो होता है, परिवार क्षेत्र सारी कारक सेवाएं, परिवार क्षेत्र सारी कारक सेवाएं केवल किसको दे रहा है, केवल उत्पादक क्षेत्र को, केवल उत्पादक क्षेत्र को देता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता।
अभी हम जब 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि परिवार क्षेत्र रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाहरी क्षेत्र को भी देता है, लेकिन यहाँ तो बाहरी क्षेत्र है ही नहीं, यहाँ तो केवल उत्पादक ही है। तो यहाँ पे परिवार क्षेत्र सारी की सारी कारक सेवाएं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम केवल किसको दे रहा है? केवल उत्पादक क्षेत्र को दे रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से उत्पादक भी सारी वस्तु किसको बेच रहा है? उत्पादक भी सारी वस्तु जो है, उत्पादक भी सारी वस्तु जो है वो केवल परिवार को बेच रहा है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ के अंदर परिवार जो उत्पादक जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी बेचता है, लेकिन अभी तो यहाँ पे है नहीं। तो तीसरी अजम्पशन यहाँ पे क्या है? तीसरी अजम्पशन यहाँ पे ये है कि उत्पादक क्षेत्र सारी वस्तु व सेवा, सारी वस्तु व सेवा केवल किसको बेच रहा है? केवल परिवार क्षेत्र को, केवल परिवार क्षेत्र को बेच रहा है। लेकिन मैंने बोला रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अभी जब हम 3 और 4 क्षेत्रीय पढ़ेंगे तो वहां पे आप समझेंगे। और चौथी इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो क्या है? चौथी इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो ये है कि भाई बचत नहीं होती। ठीक है, बचत नहीं होती, मतलब उपभोक्ता क्षेत्र के पास, परिवार क्षेत्र के पास जितने भी पैसे आ रहे हैं वो सारे के सारे भाई खर्च कर देगा, अपने पास एक भी नहीं रखेगा, जिसकी वजह से उत्पादन, आय और व्यय ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? ये तीनों आपस में जो हैं बराबर हो रहे हैं। जितने रुपए का उत्पादन होता है उतने रुपए की ही क्या होती है? उतने रुपए की ही आय का सर्जन होता है और उतना ही व्यय का सर्जन होता है। तो ये मॉडल इन मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन जो इसकी मान्यताएं हैं वो रियल लाइफ में ऐसी मान्यताएं कम ही हमको देखने के लिए मिलती हैं। ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं हो सकता ये मॉडल। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी कि भाई रियल लाइफ में ये मॉडल जो है एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि इसको पढ़कर मुझे पता क्या चला, इसका महत्व क्या है। अगर मैं इसका महत्व देखना चाहूँ तो इसका महत्व क्या है? अभी मैंने 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंदर देखा, अभी हम ऐसे 3 में भी पढ़ेंगे, ऐसे 4 में भी पढ़ेंगे। तो इसका महत्व ये है, 2 महत्व हैं इसके बेसिकली। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों की अंतर निर्भरता। इसको पढ़कर, आय के चक्रीय प्रवाह को पढ़कर आपको क्या समझ में आता है? आपको ये समझ में आता है कि डिफरेंट क्षेत्र आपस में एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं। अभी तो मैंने केवल उपभोक्ता और उत्पादक के बारे में ही बताया आपको कि ये दोनों आपस में कैसे निर्भर हैं। अब अगली में मैं आपको सरकार भी बताऊंगा, फिर बाहरी भी बताऊंगा कि आप देखोगे ये आखिर कैसे ये चारों के चारों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। सबसे पहले इसका महत्व ये, इसको पढ़ने का, या इसको पढ़ के मुझे ये समझ में आएगा कि चारों क्षेत्र आखिर कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। और दूसरा इसका महत्व क्या है? दूसरा जो इसका महत्व है, इसको पढ़ के मैं जो है राष्ट्रीय आय का क्या कर सकता हूँ? राष्ट्रीय आय का आंकलन कर सकता हूँ मैं इसको पढ़कर। ठीक है, जो ये यहाँ पे मैंने आय बताई है, ये आय क्या है? यही आय जो है राष्ट्रीय आय, ये भी हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे। तो देश की आय कितनी है, अगर आपको इसका आंकलन करना है कि देश की आय कितनी है, तो उसके लिए आपको आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको भाई आय के चक्रीय प्रवाह के चरण, आय के चक्रीय प्रवाह की मान्यताएं 2 सेक्टर मॉडल की है ये, और आय के चक्रीय प्रवाह का अगर महत्व पूछ ले तो आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको जरा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको एक चीज़ और यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि भाई, एक मिनट रुकिए जरा। अब किसी बुक में क्या होता है, किसी बुक के अंदर ना यहाँ पे बीच में जो है, यहाँ पे जो है वित्तीय क्षेत्र को और ऐड कर देता है। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र को 2 सेक्टर मॉडल के अंदर ही एक डायग्राम है, बीच में वित्तीय क्षेत्र भी ऐड हो जाता है। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र क्या होता है सबसे पहले आप ये समझिए, क्योंकि मैंने आपको वित्तीय क्षेत्र तो नहीं बताया है कि वित्तीय क्षेत्र क्या होता है। वित्तीय क्षेत्र जो है, इसके अंदर वो सारे के सारे सेक्टर आते हैं जो फाइनेंस का काम करते हैं। भाई वित्तीय का मतलब क्या? पैसा, फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसके अंदर बेसिकली हम किसको इंक्लूड करते हैं?
इसके अंदर हम बेसिकली क्या कहते हैं, वित्तीय क्षेत्र को के अंदर बेसिकली हम बैंक वगैरह को शामिल करते हैं। ठीक है, तो टू सेक्टर मॉडल के अंदर वैसे वित्तीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी किसी बुक के अंदर वित्तीय क्षेत्र के साथ इसको समझाता है। वित्तीय क्षेत्र के अंदर मैंने बोला बैंक को हम शामिल करते हैं, ठीक है, लेकिन वित्तीय क्षेत्र के अंदर बैंक नहीं आना चाहिए। आपको अगर टू सेक्टर मॉडल के अंदर आ जाए तो बिना वित्तीय क्षेत्र के ही बनाना है, आपको वित्तीय क्षेत्र नहीं बनाना। अगर स्पेशली मेंशन करके बोले कि भाई टू सेक्टर मॉडल के अंदर जो है तू वित्तीय क्षेत्र के साथ बता, तो आपको क्या करना है, अगर वो बोले वित्तीय क्षेत्र के साथ बताना है तो आप बीच में इस तरीके से बनाकर आ सकते हो। तो आपको क्या करना है, वित्तीय क्षेत्र का मतलब मैंने बोला बैंक, तो लेकिन अभी मैंने यहाँ पे आपको मान्यता क्या बोली, मैंने आपको यहाँ पे मान्यता ये बोली कि भाई परिवार क्षेत्र के पास जितनी भी इनकम आती है वो सारी की सारी यहाँ पे खर्च कर देगा, अपने पास सेव करके नहीं रखेगा। ठीक है, तो वित्तीय क्षेत्र के अंदर आ गए बैंक। तो उपभोक्ता क्षेत्र क्या करता है, वैसे तो मैंने बोला रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है, हमारे पास जितनी भी इनकम आती है हम सारी की सारी उसको क्या करते हैं, हम सारी की सारी उसको जो है खर्च नहीं करते हैं। तो वित्तीय क्षेत्र के अंदर जो है, अब उपभोक्ता वित्तीय क्षेत्र का बस यहाँ पे रोल है कि भाई सारे के सारे पैसे खर्च नहीं करेगा, हम कुछ पैसे अपने बैंकों में सेव कर लेते हैं। तो उपभोक्ता क्षेत्र क्या करता है, उपभोक्ता क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र के साथ क्या करता है, बैंक आते हैं मैंने बोला इसके अंदर, तो अपना आय का कुछ पार्ट क्या कर देता है, सेव कर लेता है, बचत कर लेता है। ठीक है, लेकिन और ज़रूरत पड़ने पे क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पे जो है ऋण भी जो है बैंक से ले लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी बात करें अगर, तो भाई ये भी इससे क्या करता है, ये भी इससे क्या करता है, हम जो अपने पैसे बैंकों में जमा कराते हैं, बैंक उस पैसे को आगे कैरी फॉरवर्ड करके उत्पादकों को क्या कर देता है, उत्पादकों को आगे जो है ऋण में दे देता है। लेकिन मेरी तो मान्यता यहाँ पे ये है कि वो बचत नहीं करेगा। तो मैंने ये आपको बता दिया, किसी किसी बुक में इसको वित्तीय क्षेत्र के साथ समझाया जाता है और किसी किसी बुक में वित्तीय क्षेत्र के बिना समझाया जाता है। लेकिन वित्तीय क्षेत्र टू सेक्टर मॉडल में होना नहीं चाहिए, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र को एक तो क्यों नहीं होना चाहिए, एक तो पहली मान्यता ये है कि भाई बचत करेगा ही नहीं। अबे तो जब बचत ही नहीं करेगा तो बैंक का क्या रोल, उपभोक्ता कैसे करा देगा यहाँ पे अपने पैसे को बचत यहाँ पे। और दूसरा, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार होनी चाहिए, सरकार यहाँ पे है ही नहीं। तो ये जो डायग्राम है किसी किसी बुक में, तो वो केवल वेस्ट है, उसका कोई ऐसा कोई यूज़ नहीं है, आपको बिना वित्तीय क्षेत्र के ही इसको बनाना है। ठीक है जी, तो ये आपने जो पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है दो क्षेत्रीय मॉडल के अंदर। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं सोच रहे हो कि ख़त्म हो गया है। अब ज़रा आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, ये तो हमने यहाँ पे बात को समझ लिया कि भाई कैसे टू सेक्टर मॉडल के अंदर किस तरीके से आय का चक्रीय प्रवाह जो है हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पे आपको ज़रा दो चीज़ समझनी है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो प्रवाह ये जो हो रहा है ना, ये जो प्रवाह ये जो यहाँ पे हो रहा है, जो हमने नीचे ये जो डायग्राम समझा है, इसके अंदर दो तरीके के प्रवाह होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका वास्तविक प्रवाह, और एक जो होता है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। अब क्या होगा भाई, ये क्या दिक्कत है, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है, आय का चक्रीय प्रवाह कह सकते हो, आय का वृत्तुल्य प्रवाह कह सकते हो, चक्रीय या वृत्तुल्य कुछ भी लिखा आ जाता है। तो इसके अंदर दो तरीके के प्रवाह होते हैं, वास्तविक और मौद्रिक। वास्तविक प्रवाह की अगर मैं बात करूं, तो वास्तविक प्रवाह के अंदर अगर आपसे वो पूछ ले कि वास्तविक प्रवाह क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का और सेवाओं का प्रवाह होता है तो वो वास्तविक प्रवाह होता है, और जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्रा का प्रवाह होता है तो उसको मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। अभी जो मैंने नीचे डायग्राम बनाया है उसमें वास्तविक और मौद्रिक दोनों हैं। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को इंडिविजुअली समझूं, अगर मुझे केवल वास्तविक का बनाना हो, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, केवल वस्तु और सेवा दिखानी है, पैसा नहीं दिखाना। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये हो गया उपभोक्ता, ठीक है, और ये हो गया उत्पादक। बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैं अलग अलग बता रहा हूँ, जैसे मान तो हमने एक करके बनाया, अब इसका ब्रेकअप कर देना है, अलग अलग आपको बनाना है। तो पहले उपभोक्ता ने क्या करा था, पहले उपभोक्ता ने उत्पादक को क्या करा था, कारक सेवाएं दी थी, भूमि श्रम पूंजी उद्यम।
फिर उत्पादक ने उपभोक्ता को कारक आय दी थी, लेकिन वो तो पैसों की बात हो रही है, तो वो पैसे वाला भी यहाँ पे नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे केवल वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है, फिर उपभोक्ता ने उसको वही पैसे वापस दिए थे वस्तु सेवा खरीदने के लिए, और उत्पादक ने इसको क्या दिया था, उत्पादक ने इसको जो है वस्तु और सेवा दी थी। तो जब आपको केवल वास्तविक का डायग्राम पूछे तो आपको केवल इतना डायग्राम बनाना है, केवल इतना। यहाँ केवल वस्तु और सेवा की बात कर रही है, यहाँ हमने पैसे वाला हटा दिया, ब्रेकअप कराना है उस डायग्राम का जो हमने नीचे बनाया है। नीचे में पैचअप हो रहा है, यहाँ ब्रेकअप हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, अगर मौद्रिक की बात करूँ तो यहाँ पे नीचे वो मुद्रा वाला जो था केवल वो बनाना है, जैसे ये उपभोक्ता, ये उत्पादक। सबसे पहले इसने इसको क्या दिया था, सबसे पहले इसने इसको जो है, इसने इसको क्या दिया था, इसने इसको जो है कारक आय दी थी, और फिर वही पैसे वापस सर्कुलेट होकर किसके पास आ गए थे, वही पैसे वापस सर्कुलेट होकर वस्तु और सेवा पर व्यय, वही पैसे वापस सर्कुलेट होकर इस पे आ गए थे। तो ये वाला जो डायग्राम है ये वास्तविक का है, ये वाला जो डायग्राम है ये मौद्रिक का है। तो अगर इंडिविजुअली एग्जाम में आ जाता है कि भाई वास्तविक प्रवाह क्या होता है और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, तो आप बोलेंगे जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, केवल वस्तु और सेवा का, वास्तविक में मुद्रा नहीं है, तो भाई उसको वास्तविक प्रवाह कहते हैं और डायग्राम ये बनाना है। जब वो बोले जी मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जब मुद्रा का प्रवाह होता है तो उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं, तो डायग्राम ये बनाना है। और अगर वो बोले आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, अभी तो मैंने पूरा पढ़ा दिया, आय का चक्रीय प्रवाह का मीनिंग ही नहीं बताया, तो आप बोलेंगे जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का, सेवाओं का और मुद्रा का प्रवाह होता है तो उसको आय का चक्रीय प्रवाह या आय का वृत्तुल्य प्रवाह कहते हैं। ये इसका इसी का ही नाम है, आय का चक्रीय प्रवाह का। वस्तु, सेवा और जब मुद्रा का प्रवाह होता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में, तो वो आय का चक्रीय प्रवाह होता है। ठीक है, और इसके अंदर दो तरीके के प्रवाह होते हैं, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। ठीक है जी, अच्छा ये बात आ गई आपको समझ में। अब एक कॉन्सेप्ट और है इसी से रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे इसको, हम जरा क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक जो टर्म है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं समावेश। आप जरा अटेंटिव होकर देखेंगे, क्या कहते हैं, समावेश। समावेश का दूसरा नाम जो है वो भरण है। ठीक है, अच्छा, और एक जो होता है टर्म समावेश और एक होता है भरण, समावेश, और एक होता है वापसी। ठीक है, भरण, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शरण। शरण और भरण, अब ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट आय के चक्रीय प्रवाह से ही रिलेटेड है, तो जरा भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप जरा समझेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर लेंगे वरना ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आय के चक्रीय प्रवाह को या तो बढ़ाने का काम करते हैं या घटाने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है कि आय के चक्रीय प्रवाह को बढ़ाने का काम करते हैं और आय के चक्रीय प्रवाह को घटाने का काम करते हैं। अब जरा ये समझिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल के अंदर मैंने लिया निर्यात। निर्यात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों को वस्तु बेचना। निर्यात का मतलब क्या होता है, दूसरे देशों को वस्तु बेचना। तो दूसरे देशों को वस्तु बेचने का मतलब है कि हम जो वस्तु बना रहे हैं उसकी डिमांड हमारे देश के लोग तो कर ही रहे हैं, हमारे देश के साथ साथ दूसरे देशों के लोग भी कर रहे हैं। मतलब डिमांड क्या हो रही है, हमारे गुड्सों की डिमांड जो है वो भाई बढ़ रही है हमारे गुड्स की। तो अगर देश के अगर निर्यात बढ़े, अगर निर्यातों में वृद्धि हो, तो इसका मतलब है डिमांड में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से उत्पादक को क्या करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उत्पादक को उत्पादन जो है क्या करना पड़ेगा, अब ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के लोग तो खरीद ही रहे हैं, हमारे देश के साथ साथ दूसरे देशों के लोग भी खरीद रहे हैं, तो उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन अगर बढ़ेगा पहले के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं का और सेवाओं का जो प्रवाह है क्या होगा, वो बढ़ेगा। मतलब पहले जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे अब उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है वो बढ़ रहा है। और जब अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह बढ़ेगा
तो इसका मतलब आय का चक्रीय प्रवाह का क्या होगा, और बढ़ेगा। तो आय के चक्रीय प्रवाह का विस्तार होगा, वो और बढ़ेगा, एक्सट्रैक्शन होगा उसके अंदर। तो ये केवल किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, केवल निर्यात की वजह से। ऐसे ही और भी कई सारी चीजें हैं। अब जरा इसका समझिए, इसका जैसे कि इसका एक उल्टा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है आयात। अगर आयात का मतलब क्या होता है, दूसरे देशों से वस्तु को खरीदना, ठीक है। तो अगर आयातों में वृद्धि हो रही है, हम दूसरे देशों से, जैसे हम चीन के बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इससे भाई जो हमारे देश के अंदर जो गुड्स बन रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। तो इंडियन प्रोडक्ट कोई खरीद ही नहीं रहा, तो इंडियन प्रोड्यूसर्स जो उत्पादन कर रहे हैं वो उत्पादन करके क्या करेगा, जब बिक ही नहीं रहा वो प्रोडक्शन को कम करेगा। अबे जब बिक ही नहीं रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो बना के क्या करेगा, तो उत्पादन कम होगा। और जब उत्पादन कम होगा तो क्या होगा फिर, तो जो है वस्तु और सेवा, इसका जो प्रवाह है वो क्या होगा, वो कम होगा। वस्तु और सेवाओं का प्रवाह क्या होगा, कम होगा। कि पहले जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी, अब पहले के कंपैरिजन में अब गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से आय के चक्रीय प्रवाह का क्या होगा, आय के चक्रीय प्रवाह का संकुचन होगा। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना, और विस्तार का मतलब क्या होता है, संकुचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कम होना, और विस्तार का मतलब एक्सट्रैक्शन, बढ़ना। तो आखिर ये शरण और ये भरण, ये क्या होता है, इसको भरण करना पड़ेगा भेजे के अंदर, कैसे भी करके बुद्धि में घुसाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरण और भरण का ये मतलब है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे ऐसे घटक होते हैं जो आय के चक्रीय प्रवाह को या तो बढ़ाने का या घटाने का काम करते हैं। जैसे मैंने बोला निर्यात, निर्यात एक चीज़ मैंने आपको बताई, इसका और भी एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लो और भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लो कर है, अगर सरकार टैक्स बढ़ा दे तो लोगों को, सरकार को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो उनके पास पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पैसे कम हो जाएंगे तो वो फिर डिमांड नहीं कर पाएंगे, डिमांड नहीं कर पाएंगे, डिमांड ही नहीं करेंगे तो जब कोई खरीदेगा ही नहीं, तो उत्पादक बना के क्या करेगा, उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह कम होगा, और जब प्रवाह कम होगा तो संकुचन होगा, है ना। सेम ऐसे ही है ना, सेम ऐसे ही आप जो है इसको यहाँ पे लिख दो, लो करों में कमी, अगर करों में कम होगी तो आय में क्या होगा, वृद्धि होगी, लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा तो पैसे ज़्यादा बचेंगे, तो भाई लोग डिमांड क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उत्पादक को ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह बढ़ेगा, और जब वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह बढ़ेगा तो आय के चक्रीय प्रवाह का विस्तार होगा। तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं, ये तो मैंने आपको निर्यात, आयात, कर, ये तो मेरे 3-4 एग्जाम्पल देके आपको बताया, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे ऐसे फैक्टर हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, जो भी डिमांड को बढ़ा रहे हैं या डिमांड को घटा रहे हैं, उससे आय के चक्रीय प्रवाह पे इफेक्ट पड़ेगा। जो बढ़ा रहे हैं वो समावेश भरण का एग्जाम्पल है, और जो घटा रहे हैं वो वापसी शरण का एग्जाम्पल है। ये आपको जो है बात ध्यान रखनी है। तो मेरे भाई, आपने मेरे साथ क्या क्या सीखा है, आपने मेरे साथ सबसे पहले ये सीखा एक अर्थव्यवस्था के अंदर कितने क्षेत्र होते हैं, उपभोक्ता, उत्पादक, सरकारी और बाहरी क्षेत्र, कारक सेवाएं, कारक आय क्या होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय, 4 क्षेत्रीय। सबसे पहले मैंने आपको ये बकवास समझाई थी। उसके बाद 2 क्षेत्रीय के अंदर किस तरीके से उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के अंदर किस तरीके से आय का चक्रीय प्रवाह हो रहा है, यहाँ पे वस्तु, सेवा और मुद्रा तीनों का आ रहा है, ठीक है। वित्तीय क्षेत्र नहीं बनाना, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि स्पेशली जब मेंशन होता है तो ये बनाते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो अजम्पशन है उसके बेस पे वित्तीय क्षेत्र यहाँ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी किसी बुक में होता है, इसलिए मैंने बता दिया। बच्चे पूछते हैं सर मेरे में तो बीच में वित्तीय क्षेत्र भी बना हुआ है, गलत पढ़ा रहा है, ऐसे कैसे हो गया, मेरे में तो ये हो गया, वो हो गया। तो भाई इसलिए मैंने बता दिया है, लेकिन ये बिल्कुल इलॉजिकल है। इसको करने के लिए इसकी जो मान्यताएं हैं और जो यहाँ पे हैं उसके बेस पे ये नहीं होना चाहिए, 3 क्षेत्र में ये होगा, ठीक है। क्या इसके चरण होते हैं, पहले क्या होता है, जितने रुपए का उत्पादन होता है उतनी आय होती है, उतना ही व्यय होता है, और उतना फिर अगेन उत्पादन होता है। ये सर्कुलेशन इसी तरीके से चलता रहता है, इसलिए इसको आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, किस किस मान्यताओं के ऊपर बेस है ये मैंने आपको बताया, और इसके पढ़ के मैंने क्या झंडा उखाड़ा, इसका महत्व क्या है, मुझे ये पता चला कि डिफरेंट सेक्टर्स, अभी जब हम चारों पढ़ लेंगे, अभी तो मैंने 2 ही के बारे में पढ़ाया है, डिफरेंट सेक्टर आखिर कैसे एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, और मैं इससे राष्ट्रीय आय का आंकलन कर सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया।
और आय का जो चक्रीय प्रवाह है इसका मतलब है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तु, सेवा और मुद्रा का प्रवाह होना। और इसके अंदर दो तरीके के प्रवाह हैं, वास्तविक और मौद्रिक। वास्तविक का मतलब केवल वस्तु और सेवा, तो केवल ये वाला डायग्राम बनाना है। मौद्रिक का मतलब मुद्रा का प्रवाह, तो केवल ये डायग्राम बनाना है। जो नीचे वाला डायग्राम बनाया था उसी का ब्रेकअप कर देना है, और जब आय का चक्रीय प्रवाह बनाना हो तो नीचे वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। और बिना वित्तीय क्षेत्र के बनाना है नीचे वाला, अगर आय का चक्रीय प्रवाह पूछे तो। वो दो क्षेत्रीय मॉडल का भी हमने पढ़ा है, ठीक है। और ये समावेश और भरण, शरण और भरण क्या होते हैं, वो सारे फैक्टर जो डिमांड को बढ़ा रहे हैं वो भरण का एग्जाम्पल है समावेश का, और जो घटा रहे हैं वो वापसी का एग्जाम्पल है शरण का। अगर आपको ये 2 सेक्टर मॉडल का बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे भाई आपको 3 क्षेत्र और 4 क्षेत्र चुटकियों में समझ में आ जाएगा, चुटकियों में, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख के। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसके बाद बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करके एक एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है उसके बाद और 3 और 4 पे आइएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।